नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ डिस्कस करने जा रहा हूं अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब क्या है? डिजीजेस यानी रोगों की अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे की जाए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसके कुछ कारण हैं और अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट होती क्या है, इसके बारे में बस थोड़ी देर बात करेंगे, फिर इसे शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक जीवन इसको पूरी तरह से पढ़ने और समझने के लिए पूरा नहीं है, और जीवन तो अभी तो एक ही है। तो हम क्या करें, गुणग्राह्यता यानी जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो उसमें से ग्रहण करे और उसका लाभ मानवता को दे, रोगों को दूर करे और स्वास्थ्य की रक्षा करे। वैद्य इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस इतने बड़े अथाह आयुर्वेद सागर से कुछ अप्लाइड एक तरीका निकालें, एक विधि निकालें जिससे हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। अब वैद्य कई प्रकार के होते हैं। जो वैद्य पूरी तरह से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। कोई कुछ नहीं करना, ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं, तो फिर ये वीडियो किन के लिए है? हमारे पास दो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, दो बड़े वर्ग हैं आयुर्वेद चिकित्सकों के। ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है, और वो कौन है? एक हैं इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स और दूसरे हैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत बड़ी हैं, और इनको क्या चाहिए होता है कि ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से, यानी अति सरलीकरण करके इनको ट्रीटमेंट बताया जाए और ये ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दें। जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ये ऑब्वियसली धीरे धीरे अपने तरीके से ट्रीटमेंट कर लेंगे। इसके लिए मेरी सहयोगिनी डॉक्टर बृजबाला जी वशिष्ठ और मैंने पिछले लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय तक काम किया, और ये अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहली बार आयुर्वेद जगत में सामने लाया। अब पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घटती जा रही हैं। घटनाएं तो आयुर्वेद के पक्ष में घट रही हैं। आयुष डिपार्टमेंट ने MS शल्य तंत्र और MS शालाक्य तंत्र के चिकित्सकों को सर्जिकल ऑपरेशंस करने की आज्ञा दे दी, जिसका स्वागत हुआ पूरे भारत में। आयुर्वेद जगत में तो होना ही था, पूरे आयुष में हुआ, और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी किया। कुछ एक एलोपैथिक डॉक्टर्स को थोड़े आपत्तियां हैं, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली उनको पूरी तरह पता नहीं है, इसलिए वो आपत्तियां उठा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो उनकी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी, और वो भी सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को कि आयुर्वेद के शल्य चिकित्सकों और शाला के चिकित्सकों को भी ये अधिकार मिलना उचित है। लेकिन इससे एक बात हुई, आप यकीन करिए कि हजारों फोन कॉल्स हमें मिले, हर दिन मिलते हैं आयुर्वेद चिकित्सकों से, और खास करके इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स से। वो कह रहे हैं कि हमें किसी न किसी जगह, जो कुछ एक IMA एक संस्था है, उसके कुछ डॉक्टरों ने जो जिस प्रकार से बयान दिए हैं आयुर्वेद के खिलाफ, तो इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स बहुत सारे, जिनमें कुछ सीनियर्स भी हैं, उनका कहना है कि हमें इससे ठेस लगी है। तो आप कुछ ऐसा करिए हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से, जिससे हमें आयुर्वेद की चिकित्सा समझने में आसानी हो और उसको करने में आसानी हो। तो ये एक श्रृंखला, एक सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज तो इस सीरीज का एक जनरल विवरण जो है, डिस्क्रिप्शन ही दिया जाएगा, और इसके बाद एक के बाद एक रोग, इसके ऊपर हमने बहुत लिखा भी है। पहले ऑडियोज भी बनाए हैं, वीडियोज भी बने हैं, लेकिन अब इसको और हम एक पूरी तरह सिस्टमैटिकली जो है, क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रखेंगे, और एक एक रोग की चिकित्सा बताएंगे, बहुत कम शब्दों में और टू द पॉइंट बात करेंगे। आज भूमिका बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम क्यों करने जा रहे हैं।
तो इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स जिस प्रकार से चाहते हैं, और दूसरा वर्ग जो है यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स का है, वो तो हमारे संपर्क में है ही, वो हमको बहुत प्रिय हैं, हम उनको बहुत प्रिय हैं, और दिन भर में बहुत सारे पोस्ट मैसेजेस आते हैं। वो भी चाहते हैं कि बहुत आसान तरीके से उनको बताया जाए कि आयुर्वेद चिकित्सा कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। बहुत सिंपल सा है। कोई भी पेशेंट जो आपके पास आया है, उसमें आपको 4 प्रकार से चिकित्सा करनी है, और वो 4 प्रकार से कैसे करनी है, ये एक्चुअली पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ डिजीज है, विकृति आधारित चिकित्सा है। यानी जिस प्रकार की विकृतियां उसी प्रकार की चिकित्सा, सिंपल सी बात है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कुछ सिम्टम्स लेके आता है, और हम जब एग्जामिनेशन करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो हमें भी कुछ साइंस नजर आते हैं, कुछ विकृतियां नजर आती हैं, चिन्ह नजर आते हैं। तो हमें इस जगह पे डिसाइड करना होता है, ये आपको समझना है। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स और इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स, इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स तो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, वो तो मॉडर्न मेडिसिन में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए उनको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। मैं कुछ एक उदाहरण भी दूंगा इसके, कि जब कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आप पहले ये देखने का प्रयास करिए कि इसमें प्राइमरी पैथोलॉजी क्या है, और उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें सेकेंडरी पैथोलॉजी क्या है, यानी मुख्य विकृति क्या है और गौण विकृति क्या है। ये 2 प्रकार की विकृति को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हिस्ट्री भी लेते हैं, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं। और तीसरा नंबर पे आपको ये देखना है कि इसमें सिस्टम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये बहुत जरूरी है। और चौथे नंबर पे आपको ये देखना है कि विकृति का कारण क्या है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब आप पहले प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी देखेंगे, यानी प्राइमरी पैथोलॉजी देखेंगे कि मुख्य विकृति क्या है, तो आपको मुख्य विकृति की चिकित्सा करनी है। फिर आप देखेंगे कि इसमें गौण विकृति क्या है, यानी इसमें सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी क्या है, तो आपको उसकी चिकित्सा भी करनी है। मैं अभी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद आपको ये देखना है कि ऑर्गन सिस्टम्स कौन से इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को सपोर्ट करने वाली ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर आपको चौथे नंबर पे कारण पहचान कर निदान परिवर्जन कराना है। इसको एक एक करके देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट को श्वास की प्रॉब्लम है, उसको श्वास लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो श्वास लेने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये देखना जरूरी है। आपके पास पेशेंट आ गया ब्रेथलेसनेस लेके, श्वास कष्ट लेके कि मुझे सांस फूल रहा है, तो आपने जब उसको एग्जामिन किया, आपने जब ऑस्कल्टेशन किया, आपको रोंकाई वगैरह सुनाई दिए, विजिज सुनाई दिए, तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि इसका जो इस पेशेंट के जो ब्रोंकाई है उनके अंदर स्पेस कम हो गया है, इसलिए ये इस तरह की आवाज आ रही है। तो यानी आपको समझ में आ गया। मान लो आपको ये लग जाता है कि ब्रोंकाई में कुछ प्रॉब्लम है, जो अंदर ल्यूमेन है वो कम हो गया है। वो क्या है? वो सेकेंडरी पैथोलॉजी है। आपने क्या किया, आपको लगा कि ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो आपने ब्रोंको डायलेटर दवाई दे दी। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी दवाई आती है, उसको बोलते हैं टाइलोफोरा एस्थमेटिका, अंतमूल। एक्चुअली नाम उसका दिया गया था 100-150 साल पहले, आंतमूल। आंत की तरह मूल होता है, आंतमूल। दम बूटी, दम बेल भी उसका कहते हैं। तो आपने पेशेंट को दे दिया दम बूटी, आपने दे दिया धतूरा, आपने दे दिया कनकासव, और उसको ब्रोंको डायलेटेशन हो गया। आपने दे दिया मान लीजिए बला, तो उसका ब्रोंको डायलेटेशन हो गया, फाइन। तो ये काफ़ी नहीं, आपने क्या किया, जो सेकेंडरी पैथोलॉजी थी उसको ही करेक्ट किया है। लेकिन वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में जाते हैं
और आपको पता चल जाता है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशेंट को एलर्जी है। अब उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, तो खराबी कहाँ थी? खराबी तो इम्यून सिस्टम में है। इम्यून सिस्टम में क्या खराबी थी कि वो जो मास्ट सेल्स हैं या बेसोफिल्स हैं उनसे उनकी डीग्रेन्युलेशन हो रही है, उसमें से हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप ये सब निकल रहा है उसमें से। तो ये सारी चीजें निकलती हैं तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? उसके एलर्जी की ट्रीटमेंट करेंगे। अंतर समझ में आ गया? अब वो जो एलर्जी का ट्रीटमेंट आप करते हैं ना, वो एक्चुअली प्राइमरी पैथोलॉजी की ट्रीटमेंट है। तो आप किसी भी, आप जानते हैं, ऐसी मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास ब्रोंकियल अस्थमा का आता है तो आप उसको ब्रोंकोडायलेटर्स भी देते हैं और फिर उसके पीछे जाके देखते हैं ये क्यों हुआ है, और अगर वो एलर्जी से है तो वो आपने एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे देनी है। तो ये हो गया, जब आप ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी की मैनेजमेंट हो गई, और जब आप एंटी एलर्जिक देते हैं तो आपने प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी की मैनेजमेंट कर दी। ओके, ये दो हो गया। लेकिन अब आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है लंग्स में, ब्रोंकाई में, जिसको प्राणवाह स्रोतस कहते हैं या फुफ्फुस कहते हैं। तो अब जब उसके अंदर प्रॉब्लम है और उसके अंदर क्या हो रहा है, म्यूकस भी इकट्ठा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि लोकल वहाँ की जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि कफ हो रही है, कास हो रही है। हो सकता है वो ड्राई कास, शुष्क कास हो, ड्राई कफ हो सकता है वो आर्द्र कास हो, यानी उसमें म्यूकस ज़्यादा बन रहा है। जैसी भी होगी अकॉर्डिंगली आपने फिर औषधियाँ वहाँ देनी है। आपको लगेगा ये तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, आप लाक्षणिक चिकित्सा कह लीजिए, सिम्टोमेटिक कह लीजिए। आयुर्वेद में इस चिकित्सा को जब उस ऑर्गन सिस्टम के जहाँ पे बीमारी है, रोग है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो औषधियाँ दी जाती हैं, इसको कहा जाता है व्याधि विपरीत चिकित्सा। तो व्याधि विपरीत चिकित्सा कौन सी हुई? जब हम उस ऑर्गन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे वो रोग है। इससे पहले जो प्राइमरी और सेकेंडरी पैथोलॉजी की ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली वो दोष विपरीत चिकित्सा है, लेकिन दोष विपरीत चिकित्सा को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रधान दोष, एक गौण दोष। तो गौण दोष ये आ रहा है और प्रधान दोष जहाँ से पीछे से वो व्याधि आ रही है। और अब आपने तीन चीजें कर दी। प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी, पहले तो आपने सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी की मैनेजमेंट की। देखिए इसमें एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये क्रम से हम बता रहे हैं कि आपको प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी का पता लगाना है, मुख्य विकृति का, और फिर सेकेंडरी का पता लगाना है, और उसके बाद आपको ऑर्गन सिस्टम का भी पता लगाना है कौन सा इन्वॉल्व है, और उसके बाद आपको कारण भी पता लगाना है कि किन कारणों से इसको ये हो रहा है। लेकिन जब आप चिकित्सा करते हैं तो ये क्रम हमेशा बना नहीं रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको, और ज्यादातर ऐसा ही होगा, आपके पास रोगी जब आएगा तो उसको प्रॉब्लम जो होगी, वो जो सामने आएगी, जो विकृति या एबनॉर्मेलिटी, वो सेकेंडरी सामने आएगी और वहां से आपको पीछे जाना है, यानी वहां पे आपको पीछे की तरफ जाना है और फिर देखना है कि प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी क्या है, और प्रतिलोम अप्रोच उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा, पता लगाना है अब ये आपका इस पेशेंट का कौन सा सिस्टम, कौन सा टिश्यूज, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन से ऑर्गन से इन्वॉल्व हैं। तो लेकिन आपको क्रम से ही पता चलेगा और आपको पता चल जाएगा कि कारण क्या है, निदान क्या है। जरूरी नहीं है हर एक पेशेंट में आपको पता चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है कभी, और कारण कब पता चलेंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो सारा कुछ जो है आपको युक्तिपूर्वक देखना है, ये बात समझ लीजिए। और अच्छे चिकित्सक जो होते हैं, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, उसको बेचारे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आप उसकी प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी खोजने निकले हैं, ये उचित नहीं है, ये अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट नहीं है। आपको पहले, सबसे पहले उस पेशेंट को आराम देना है ताकि वो श्वास तो ले सके।
आप उसको कनकासव दे दीजिए, आप उसको धतूरा का जो भी प्रेपरेशन देना है वो दीजिए, अंतमूल दीजिए, हमारी एक इसी से बनी हुई औषधि है एस्थेक्स आती है, वो दे दीजिए, आपको जो देना दे दीजिए, भारंगी आदि क्वाथ देना है वो दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन उसको पहले पेशेंट को, और बहुत बार महाराष्ट्र में एक बड़े अच्छे वैद्य हुए हैं, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे हम भाई लेले जी, इस बात पर बड़ा जोर देते थे वो कि उष्णोदक पिलाया जाए जब अटैक में होता है तमक श्वास। तो उसमें भी वो कई बार जब मैं जामनगर गया तो उससे पहले थे वो, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऐसा बताया गया कि यहाँ तो गर्म पानी पिला के वो कई बार पेशेंट का जो तमक श्वास है, जो उसका अटैक होता था, वेग होता था, उसको कम कर देते थे। आप कैसे करिए, आप वक्ष पे अभ्यंग करिए तेल का, लवण का, वट। कहने का अभिप्राय यह है कि पेशेंट को पहले रिलीफ दीजिए, और जिसमें आप रिलीफ दे रहे हैं एक्चुअली वो सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी है। फिर आपको जब पेशेंट को आराम हो जाता है उसके बाद आपको पीछे जाना है प्रतिलोम गति से, फिर पता करना है कि इसमें प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, और तब आपने एंटी एलर्जिक या जो भी, अगर पेशेंट को एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई देनी है, उसकी औषधि देनी है, कौन सी देनी है वो बात की बात है, लेकिन देनी है। और लेकिन कई बार आपको और अच्छा लगेगा ये जान के कि वो भी काफ़ी नहीं होता है, एक स्टेप आपको और पीछे जाना पड़ेगा, और उस स्टेप में आपको क्या करना है, एलर्जी से पीछे, यानी आपको इम्यून सिस्टम के लिए आम दोष हर चिकित्सा करनी है, यानी आपको यहाँ तक देनी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, या इम्यून सिस्टम को यानी नॉर्मल करने वाली, साम्यता लाने वाली, यानी जो ओजो साम्यक हम कह सकते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर को, वो औषधि देनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। अब जब आपने मान लीजिए किसी भी पेशेंट का, हम तमक श्वास की ही एक का उदाहरण लेके चल रहे हैं और इसी पे आज समाप्त करेंगे। आपने उस पेशेंट को तमक श्वास में इंप्रूवमेंट तो दे दिया, बहुत बढ़िया किया, फिर आपने देखा कि इसको एलर्जी है, और एलर्जी के लिए बहुत 4-5 बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन हैं, उनको अकेले दीजिए या उनका कोई योग दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो कई बार हम आर्टिकल्स लिखते हैं, उसमें 4-5 औषधियों के नाम लिखते हैं, तो कई बेचारे जिनका एक्सपीरियंस वैद्यों का कम रहता है, आयुर्वेद चिकित्सकों का, उनको लगता है सारी औषधियाँ देनी है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमने जो देखा, छठी जो है ना कपूर कचरी, वो हेडिकियम स्पाइकेटम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई। उसके बाद हमने देखा मधुयष्टि बहुत इफेक्टिव है, फिर उसके बाद कंटकारी है, दुग्धिका भी बहुत इफेक्टिव है, फिर हरिद्रा है, शिरीष है, ये 4-5-6 औषधियाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई एज एंटी एलर्जिक। तो हमने इसमें क्या किया, छठी और मधुयष्टि मिलाई, और उसमें हम लोगों ने जहर मुरा यशद मिला के अपनी लर्जेक्स टैबलेट बना ली। मतलब आप चाहें तो केवल अंतमूल की टैबलेट आती है एक्सट्रैक्ट की, वो दे सकते हैं, या कंटकारी की टैबलेट दे सकते हैं, या मधुयष्टि की टैबलेट दे सकते हैं, या हरिद्रा की टैबलेट दे सकते हैं, या हरिद्रा चूर्ण दे सकते हैं, हरिद्रा आदि चूर्ण आता है, क्वाथ आता है, वो दे सकते हैं, या शिरीष आदि क्वाथ आता है, वो दे सकते हैं। मेरा कहना है कि आपने एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे दी, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। एक स्टेप आपको इसी जगह प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी को भी बी पार्ट में करना पड़ेगा, उसका ए पार्ट शायद और पीछे होगा, जहां आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन देनी पड़ेगी, यानी वहां पे आपको ओजो साम्यक, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, वहां प्रॉब्लम है लिम्फोसाइट्स में, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में, वहां से सारी कुछ हो रहा है प्रोसेस। एक बार हम जब तमक श्वास देखेंगे तो एक बार सारा इसको डिटेल में देखेंगे, आज तो फिर उदाहरण ही देख रहे हैं। तो आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन देनी है, वैसे जैसे अश्वगंधा है, गुडुचि है, तुलसी है, पिपली, यशद, इनको मिला के हमने इम्यूनी टैबलेट बनाई है, ये दे सकते हैं। या एक और बहुत अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन हमारे पास भल्लातक है, चित्रक है, गुगलू है, तो इनसे बनी हुई हमारी एक रेप्लाक टैबलेट आती है, वो दे सकते हैं। भूमि अम्ल की एक बहुत अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, उनसे बनी हुई हमारी फाइलोसिल है, वो दे सकते हैं। या फाइलोसिल के साथ हमने काकमाची शरपुंखा मिलाया, लीवी टैबलेट है, वो दे सकते हैं। या आप चाहें तो कोई कटकी इसमें दे सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी उसमें बहुत मुख्य है उसका प्रोडक्ट, वो दे सकते हैं। कुछ और औषधियाँ दे सकते हैं जिनमें ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन हैं। तो आपने क्या किया, प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी को मैनेज किया, सेकेंडरी को किया, फिर आपको लगता है कि इसमें तो इन्फ्लेमेशन है। जब आप उस ऑर्गन सिस्टम की बात करते आते हैं तो आपको कफ भी एक्सपेक्टोरेंट देनी है या कफ सप्रेसेंट देनी है, जैसे भी आपको देनी है, मुख्यतः
कफ एक्सपेक्टोरेंट देनी पड़ेगी ताकि वहाँ जो स्टीवन है वो पतला होकर निकल जाए। लेकिन उसके अंदर इन्फ्लेमेशन एक तमक श्वास में मुख्य जो है, जो मुख्य नहीं, जो गौण जो है, लेकिन अंडरलाइंग पैथोलॉजी तो उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है। तो आपको शोथनाशक औषधियाँ देनी पड़ेंगी और बहुत सारी हैं, गुगलू से शुरू करके। तो गुगलू जरा बहुत सारे शुद्ध गुगलू दे सकते हैं, उसके बहुत सारे योग हैं वो दे सकते हैं, किशोर गुगलू दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं। और उसके साथ साथ शल्लकी दीजिए जो कम मात्रा में ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसके साथ एरंडमूल है, दशमूल है, रासना है और हरिद्रा है। हरिद्रा भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो एंटी एलर्जिक भी है। अश्वगंधा भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर उसके बाद भल्लातक भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये दे सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया कि शल्लकी के साथ एरंडमूल जातिफल मिलाया, लोसवेल टैबलेट मिलाई, वो दे सकते हैं। मेरा कहना है कि जब आपके पास पेशेंट आता है और आप उसके 3 जगह पे ट्रीटमेंट कर दिया, आपने प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी का ट्रीटमेंट किया, सेकेंडरी का किया, अब आपने ऑर्गन सिस्टम को सपोर्टिव मेडिसिन दे दी, चाहे कफ सिरप दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी, कोई और दे दिया। और किसी डिजीज में पेन होता है तो पेन कम करने वाले दे दी, और लास्ट में आप आ जाते हैं निदान परिमार्जन। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए इसको क्यों हो रहा है, वो देखने के बाद अगर पॉसिबल हो सकता है तो उसको कम करिए, अवॉइड कराइए, मैनेज करिए, व्हाटएवर जो हो सकता है वो मैनेज करिए। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये है अप्लाइड आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। 4 ही चीज़ों को ध्यान देना है। प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी क्या है उसको मैनेज करिए, सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी क्या है उसको मैनेज करिए, कौन सा सिस्टम ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दीजिए, और कारण क्या है निदान उसको दूर करिए। 4 चीज़ें हैं, लेकिन इनका क्रम जो है आप बदलेंगे, वो एक जैसा हर एक जगह नहीं हो सकता है। रोग की कितनी तीव्रता है, प्रचंडता है या जीर्णता है, उसके आधार पे आपको वो देखना पड़ेगा। वही युक्ति है आचार्य जो बार बार आपको कहते हैं कि चिकित्सक इसको युक्तिपूर्वक दे। तो ये हमने आज से एक नई श्रृंखला शुरू की है। फ्रेंड्स, मैं बहुत सरल भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज पूरा प्रयास करेगी कि जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे पिछले 40 साल के हैं, या जो आज दिन तक जो वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है, जो आचार्यों ने बताया है, वो सारा एक बहुत ही अप्लाइड एस्पेक्ट में आपके पास कम शब्दों में, सरल शब्दों में आप तक पहुंचाए बातचीत के जरिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आगे और वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि जो आपकी डिमांड हो, ज़रूरत हो, अकॉर्डिंगली ही हम वीडियोस बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।